बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की अगर लीगल टीम की हम बात करें तो इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहिबा के जो वकला हैं उनका मकसद, उनका मतमा नज़र एक ही नज़र आ रहा है। आप जानते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान ख़ान को, बुशरा बीबी साहिबा को 190 मिलियन पाउंड केस में जो सज़ा सुनाई गई, उस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर की गई और कुछ हफ्तों के बाद इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहिबा की लीगल टीम ने उस अपील में एक मिसलिनियस एप्लीकेशन, जिसे सस्पेंशन की एप्लीकेशन कहते हैं, वो दायर की गई, जिसमें अदालत से ये कहा गया कि हमारे दोनों जो मौकलान हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनकी सज़ाओं को सस्पेंड करके ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। आप जानते हैं, जो मैंने अपने इंट्रो के आगाज़ में कहा कि इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम का मकसद क्या है। जब आखिरी इस केस की 5 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई तो सलमान सफदर साहब ने बाज़ाब्ता तौर पे अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया था। सलमान सफदर साहब अभी अपने इब्तदाई दलाइल में ही थे कि नैब की प्रोसिक्यूशन की टीम, जिसमें 5 अरकान थे, जिसको सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी हेड कर रहे थे, उनमें से प्रोसिक्यूटर राफ़े मकसूद खड़े होते हैं और अदालत से कहते हैं कि इस केस में नैब की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात होना है। चूँकि इस अदालत का वक्त बड़ा कीमती है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आज अगर ये दलाइल का आगाज़ कर देते हैं तो दलाइल का फ़ायदा नहीं होगा। नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस केस में चूँकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात होना है और स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने आके सलमान सफदर साहब के जो दलाइल हैं उनको नोट करना है और इनके दलाइल सुनने के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपना केस अदालत के सामने पेश करेंगे, तो आप इस केस की समाअत को मुलतवी कर दें। वजारत कानून के साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, तो नया प्रोसिक्यूटर आ जाएगा, आप इस केस की जो सस्पेंशन एप्लीकेशन है उस पर समाअत कर लीजिएगा। जिस पर सलमान सफदर साहब ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन यहाँ पर जो नैब की तरफ से 4 हफ्ते मांगे गए हैं, ये तो 4 साल भी मांग सकते हैं, लेकिन मुनासिब वक्त दें और हम स्पेशल प्रोसिक्यूटर से घबराने वाले नहीं। तो जैसे सरफराज डोगर साहब ने 11 जून तक केस की समाअत को मुलतवी करते हुए नैब की जो प्रोसिक्यूशन की टीम है उससे कहा था कि आप 7 रोज़ के अंदर, यानी 11 जून तक, आप स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जो तैनाती है उसका प्रोसेस वजारत कानून के साथ मुकम्मल कर लें। अब नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होना है और जो मैंने कल से जानने की, कुरीदने की और ज़राए से रब्ता करने की कोशिश की है, क्योंकि आज की समाअत इसी सूरत में आगे बढ़ सकती है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर आज कमरा अदालत में पेश होके अदालत से कहे कि मैं आ चुका हूँ और मैं इस केस को नैब की तरफ से परसू करूँगा, तो लिहाजा केस शुरू किया जाए। तो ऐसी कोई सूरत हाल बनती नज़र नहीं आ रही। और ये भी हो सकता है कि अगर स्पेशल प्रोसिक्यूटर आज कमरे अदालत में पेश हो जाते हैं, अदालत के रूबरू पेश हो जाते हैं, तो वो भी आज की अदालती कार्रवाई को मुलतवी करने की दरख्वास्त कर देते हैं कि एटलीस्ट मुझे 2 से 4 दिनों का, 2 हफ्तों का वक्त दिया जाए कि केस के जो फाइल्स हैं, ये जो 190 मिलियन पाउंड केस का पूरा पलंदा है, ट्रायल कोर्ट में समाअत हुई है। ट्रायल कोर्ट की समाअत से पहले नैब ने तफ्तीश की है, नैब के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मुझे इन तमाम दस्तावेज़ात का जायज़ा लेने का वक्त दिया जाए, ताकि जब सलमान सफदर साहब अपने दलाइल दे रहे हों, मुझे पता हो कि ये किस डॉक्यूमेंट से क्या कह रहे हैं और इनके कहने का मकसद क्या है, और ये दलाइल फैक्चुअली दुरुस्त हैं या दुरुस्त नहीं हैं, तो मुझे तैयारी का वक्त दें। तो अब तक की नाज़रीन मेरी इत्तलात के मुताबिक तो शायद अभी कॉरेस्पॉन्डेंसी चल रही है वजारत कानून और नैब के माबैन। इससे पहले तो नैब की तरफ से जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पे पेश होते थे वो एडवोकेट अमजद परवेज़ साहब थे। अब अमजद परवेज़ साहब जो हैं पंजाब के एडवोकेट जनरल लग चुके हैं। अब उनकी अदम दस्तयाबी पे मोस्ट लाइकली जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है वो कौन हो सकता है, इस हवाले से फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई जो है वो बड़ी अहम है। मुझे तो ये लग रहा है कि आज भी नैब की जो अपनी प्रोसिक्यूशन की टीम है, जैसे राफ़े मकसूद साहब आखिरी समाअत पे पेश हुए थे, वो अदालत में खड़े हुए यही कहेंगे कि प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होने के करीब है, हमने लेटर लिख दिया है, वजारत कानून ने उस पर चंद वकला से रब्ता किया है, उनके साथ बातचीत चल रही है,
तो जो फाइनल होगा वो आपके सामने पेश हो जाएगा, तो मज़ीद 2 हफ्ते दे दें। तो देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की इस्कामात के हवाले से आज क्या पेशरफ्त होती है। दूसरा नाज़रीन, जो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब का जो पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने का जो मामला है, उस पर आप ये देखें कि इस्लामाबाद लाहौर की जो पुलिस है, जो उस केस में तफ्तीशी है, उसने अदालत के सामने रखा कि इस केस में जो तफ्तीश है वो मुकम्मल करना ज़रूरी है, तो अदालत मुनासिब हुक्म सादर फरमाए। लेकिन इमरान खान साहब के वकील मुदस्सर राना ने इस बात की वहाँ पे मुखालफत की कि नहीं, इमरान खान साहब का अब पॉलीग्राफिक टेस्ट और बाकी जो टेस्ट हैं वो हो नहीं सकते। और उसकी लॉजिक खान साहब के वकील ने ये पेश की कि यहाँ पे ये फ्रांसिक टेस्ट हो गया, पॉलीग्राफिक टेस्ट हो गया, वॉइस मैचिंग टेस्ट हो गया, फोटोग्रामेट्री टेस्ट हो गया, ये इस तरह की चीज़ें अदालत के सामने पेश करके इनका मकसद ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की ज़मानत का केस लगा है, उस ज़मानत के मामले को ताख़ीर का शिकार किया जाए। अब मुझे मुदस्सर राना साहब की बात से ये हिंट मिलता है कि शायद जब अपना लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की 9 मई के 12 केसेस में, जो मैंने कहा ना कि इमरान खान साहब के लीगल टीम का मकसद क्या है, मकसद ये नज़र आ रहा है कि एक एक करके इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हैं वो अदालतों से हासिल करके उनकी रिहाई का रास्ता कानून के तहत भी जो है वो हमवार किया जाए। लेकिन जो बड़ा उनको एक खदशा नज़र आ रहा है कि कहीं जो 190 मिलियन पाउंड का केस है वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलेगा, लेकिन जो 12 मुकदमात एक साथ ज़माने के इमरान खान साहब के लाहौर हाई कोर्ट में लगे हैं, वहाँ पर अगर हेयरिंग शुरू हो जाती है और वहाँ पर जाके सरकार के वकील ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को अनटिल अनलेस, यानी उस वक्त तक ज़मानत ना दी जाए जब तक इमरान खान के 9 मई के 12 केसेस में ये 3 टेस्ट नहीं हो जाते, पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं हो जाता, वॉइस मैचिंग टेस्ट नहीं हो जाता, फोटोग्रामेट्री टेस्ट नहीं हो जाता। तो बहरहाल अदालत ने कल दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया था और आज इम्कान है कि लाहौर की ATC अदालत की तरफ से जज मंजर गुल साहब जो हैं वो आज या कल में इस केस का फ़ैसला सादिर फरमा देंगे। और देखते हैं कि जो पुलिस ने दरख्वास्त की है, जो सरकार के वकील ने दरख्वास्त की है कि इस केस में इमरान खान की तरफ से जो बार बार इनकार किया जा रहा है, तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं, तो मुनासिब हुक्म जारी किया जाए। तो अदालत का जो भी हुक्म सामने आएगा, इस दरख्वास्त पर अदालत का जो भी फ़ैसला होगा वो एक बहुत बड़ा फ़ैसला होगा, चाहे वो इमरान खान के हक़ में आए, चाहे वो इमरान खान के ख़िलाफ़ आए। बाकी नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, आपको पता है कि जब से ट्रांसफ़र हुआ है और ट्रांसफ़र से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के अपने चीफ जस्टिस के साथ इख्तलाफात थे। आमिर फ़ारूक साहब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए। उसके बाद सरफराज डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र पर आए और कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। उनके साथ जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू हैं, उनके साथ जस्टिस मोहम्मद आसिफ़ हैं। लेकिन सिर्फ ये 2 जज नहीं, इनके साथ 2 नए जज और भी जुडिशल कमीशन में जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास और जस्टिस आज़म खान को अपॉइंट किया गया था। अब नाज़रीन, इख्तलाफात की हिद्दत या शिद्दत ये थी कि ट्रांसफ़र पर आने वाले जजेस के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अब उस पर 5 रुकनी बेंच बना है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में। आइंदा हफ्ते 15 अप्रैल से वो दोबारा से केस की समाअत करने जा रहा है और 15 अप्रैल को ही शायद उस केस का फ़ैसला भी हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ये जो इख्तलाफात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के, ये इख्तलाफात अब बज़ाहिर ऐसा लगता है, जो कि एक अच्छा साइन है कि ट्रांसफ़र पर आने वाले और नए अपॉइंट होने वाले जजेस के इंडक्शन के बाद जो जजेस में मुकाबला है कि किसने कितने केसेस जो है वो डिस्पोज ऑफ किए हैं, कितने केसेस के फ़ैसले किए हैं, ये रुझान जो है वो उसमें तेज़ी देखने को मिली है। इस रुझान में शिद्दत आई है। एक रिपोर्ट नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सामने आई है, जजेस रिपोर्ट है 1 मई से 31 मई तक, जिसमें यह बताया गया है कि 1 माह के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1415 केसेस का फ़ैसला किया है। और इन 1415 केसेस में जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट हैं वो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास हैं, जूनियर जजेस में से हैं। उन्होंने 274 केसेस का फ़ैसला किया। जस्टिस आज़म खान, ये भी जूनियर जज हैं, इन्होंने 181 केसेस का फ़ैसला किया है।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इन्होंने 134 केसेस का फ़ैसला किया, तीसरे नंबर पे हैं। और फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, इन्होंने 83 केसेस का फ़ैसला किया है। बाबर सत्तार साहब, इन्होंने 71 केसेस का फ़ैसला किया है। इजाज़ इसहाक साहब, इन्होंने 52 केसेस का फ़ैसला किया है। तारिक महमूद जहांगीरी साहब, सीनियर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 59 केसेस का फ़ैसला किया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 65 केसेस का फ़ैसला किया। जस्टिस खादम हुसैन ने 80 केसेस का फ़ैसला किया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने, एक और ट्रांसफ़र पे आए जज, नए जज, 113 केसेस का फ़ैसला किया जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने। जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ 71 केसेस का फ़ैसला किया। अब ये जो नाज़रीन जजेस के माबैन मुकाबले का रुझान है, ये अच्छी बात है। जजेस की तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बढ़ाई गई, तो ये जो चीज़ है वो मातहत अदलिया में भी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फौरी तौर पे इंसाफ की ज़रूरत होती है वो मातहत अदलिया में चाहिए होता है। तो मातहत अदलिया में भी जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए, और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, बाकी हाई कोर्ट्स में भी जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए। हमारे सामने है कि सुप्रीम कोर्ट में जब से जजेस की तादाद में इजाफा किया गया है, 17 से बढ़ के जो अब 25 हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग बढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट का डिस्पोजल रेट बढ़ा है। पेंडेंसी जो कि बड़ी तेज़ी के साथ जो ग्राफ है बड़ा ऊपर की तरफ जा रहा था, अब वो ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ है। वो ठीक है कि जो डिक्लाइन है उस ग्राफ में वो इतनी तेज़ी के साथ नीचे नहीं आ रहा, लेकिन नीचे आ रहा है। 60,000 61,000 केसेस की तादाद में 4 से 5,000 केसेस जो है वो कम हो चुके हैं बैकलॉग में। तो ये हर जगह पे जजेस की तादाद जो है वो बढ़नी चाहिए, और ये मुकाबले का जो रुझान है ये पॉजिटिव है, ये भी जारी सारी रहना चाहिए। अब नाज़रीन बजट की बात कर लेते हैं कि बजट में आवाम ने कौन से नए टैक्सेस लगाए हैं। तो नाज़रीन प्रॉपर्टी के कारोबार करने वालों को रिलीफ दिया गया है, लेकिन जो कारपोरेट सेक्टर है वहाँ पर जो सुपर टैक्स है उसमें कमी की गई है। प्रॉपर्टी के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी ली जा रही थी उसमें कमी की गई है, लेकिन कारपोरेट सेक्टर में भी सुपर टैक्स की कमी का जो मुतालबा आ रहा था तो वहाँ पर भी कमी देखने को मिली है। और ये तमाम प्रपोज़ल हैं, हतमी तौर पे अभी पार्लियामेंट से ये जो बजट है इसको पास होना है। इसी तरीके से नाज़रीन सोलर पैनल जो कि बाहर से एक्सपोर्ट किए जाते थे उस पर 18% टैक्स जो है वो लगा दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से अगर शरीक हयात का यानी अगर इंतकाल हो जाता है तो उसकी वाइफ को जो पेंशन है वो 10 साल तक मिलेगी, 10 साल से ज़्यादा पेंशन नहीं मिलेगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो जमशुदा अजला थे जहाँ पर टैक्स की छूट दी गई थी, और उस छूट का मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन रही है माजी में, उस छूट का गलत इस्तेमाल भी होता रहा है। तो वो जो छूट थी मर्ज शुदा डिस्ट्रिक्ट की, उस छूट को भी इस टैक्स में ख़त्म कर दिया गया है। हुकूमत की तरफ से ई कामर्स और ऑनलाइन जो कारोबार है उस पर भी टैक्स लगाने का प्रपोज़ल पेश किया गया है। छोटी गाड़ियों के ऊपर 18% सेल टैक्स लगाने का फ़ैसला किया गया है। पाकिस्तान में ऑलरेडी जो छोटी गाड़ियां हैं वो माशाल्लाह साबनदानियाँ हैं। गाड़ियाँ क्या है? साबनदानियाँ। 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख तक, 40 लाख तक पहुँची हुई हैं। जब 18% टैक्स लगेगा तो आप अंदाज़ा करें कि जो 30 लाख की गाड़ी है उसमें 5.5 लाख रुपए का और इजाफा हो जाएगा। और सेफ्टी मेजर की अगर हम बात करें तो माशाल्लाह कभी हुकूमत ने उस तरफ तवज्जो दी नहीं कि इतने ढेर सारे पैसे ये लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं, लोकल जो गाड़ियाँ बनाने वाले हैं, छोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ बनाने वाले हैं, उसमें क्या सेफ्टी मेजर देते हैं। फिर नाज़रीन जो गैर रजिस्टर्ड कारोबारी हजरात हैं, जो ताजर हजरात हैं, वो नॉन फाइलर होने की बिना पे अपने जायदाद नहीं ख़रीद सकेंगे, गाड़ी नहीं ख़रीद सकेंगे, और उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज़ कर दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन चीज़ा कुछ चीज़ें सामने आई हैं। बाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% का इजाफ़ा और पेंशन में 7% का इजाफ़ा प्रपोज़ किया गया है। लेकिन हतमी तौर पे बजट क्या पास होता है पार्लियामेंट से, ये बजट प्रपोज़ल की मंजूरी पे सामने आएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।